हाँ, तो नाउ बेसिकली होता क्या है ना कि जो फ्रंट एंड है हमारा, फ्रंट एंड पे पहले टाइम पे क्या था कि भी सारी चीज़ें हमारी बैक एंड पे शिफ्ट होती थी, चाहे वो जावा हो, आपका पीएचपी हो, डॉट नेट हो। बट धीरे धीरे ब्राउज़र भी इम्प्रूव होने लग गया, हमारी जावास्क्रिप्ट भी इम्प्रूव होने लग गई, और हमें रियलाइज़ होने लग गया कि भी पेज हमारा हैवी लोड है, हमें पेज को फास्ट करना है, इजी करना है, जल्द से जल्द लोड हो। तो फिर क्या होने लग गया कि भी एपीआई ने अपना रुख चेंज किया बैकएंड वालों ने, तो कुछ पार्ट फ्रंट एंड वालों के पास आया कि भी आप जावास्क्रिप्ट से इनेबल करो कि मान लो एग्जांपल आपका फॉर्म ही है, फॉर्म में आपने डाटा फीड किया, नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और आपने क्या किया, बैकएंड वालों को भेज दिया एपीआई के थ्रू। तो क्या करेंगे, बैकएंड वाले चेक करेंगे कि आपने नेम की फील्ड में स्ट्रिंग भेजी है, ईमेल आईडी में आपने करेक्शन ईमेल भेजी है, तो वहाँ पे ना वो टाइम कंज्यूम होता है, और फिर बैकएंड वाले आपको रिस्पॉन्स देते हैं कि भी आपने ईमेल आईडी गलत ली है, तो फिर आप यूजर को दिखाओगे। तो यानी कि इतना टाइम हमारा वेस्ट हो गया कि हमने बैकएंड वालों को डेटा भेजा, उन्होंने उसको वैलिडेट किया और हमें भेजा। तो इसके ना बीच में एक लेयर आ गई हमारी नई टेक्नोलॉजी की कि भी आप अब क्या कहते हैं, वैलिडेशन एरर क्लाइंट हैंड पे भी चेक कर सकते हो। तो हमारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में, जे क्वेरी की लाइब्रेरी में ही हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि भी यूजर ने जो फीड डाली है फॉर्म के अंदर क्या वो वैलिड है। अगर वैलिड है तब तो हम बैकएंड को भेज रहे हैं, अगर वैलिड नहीं है तो वहीं पर ही हमने उसको एरर मैसेज दिखा दिया या पॉपअप शो करवा दिया, इस टाइप की वगैरह। तो तो हमारा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती गई कि भी फिर हम उसके बाद हमारा क्या है कि हम जावास्क्रिप्ट में भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने लग गए। फिर उसके बाद हमारी एंगुलर आई, एंगुलर के बाद रिएक्ट आ गया। अब रिएक्ट में बेसिकली रिएक्ट से भी आ गया है। रिएक्ट बेसिकली क्या है कि रिएक्ट जस्ट ना सिर्फ आपकी लाइब्रेरी है, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जैसे लिखा हुआ है कि रिएक्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, यानी कि जो यूज़र का इंटरफेस है उसको बिल्ड करने के लिए हम रिएक्ट को यूज करते हैं। रिएक्ट आपका ओपन सोर्स है, इसको लर्न करने में काफ़ी इजी है। इसका कोई आपको अगर एरर आता है, बग्स आता है, तो आसानी से इसका आपको ना गूगल पे आप सर्च करोगे तो ईजिली सॉल्यूशन मिल जाता है। और ये मेंटेन बाय फेसबुक मेटा है, वो आप लोगों को पता ही है। और अभी करंट वर्जन चल रहा है 18.2, तो यानी कि इसमें नए नए फीचर आ चुके हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं अगर एग्जांपल दूँ तो सीधा सा एग्जांपल ये है कि भी पुराने ज़माने में जब हम अपना मकान बनाते थे तो हम क्या करते थे, खेतों से मिट्टी लेके आते थे, उसकी ईंटें बनाते थे, ईंट बना के फिर उससे मकान बनाते थे, मिट्टी को घोल के उसकी लेप वगैरह करके तब हम क्रिएट करते थे दीवार वगैरह। और आज के टाइम में क्या है, अगर मैं आज के टाइम में बात करूँ तो भाई आज के टाइम में हमें बने बनाए ब्रिक्स मिल जाते हैं कि भी एक जगह है जहाँ पर कि सीमेंट ले, लोहा लो, उन सब की रोड़ी वगैरह, कंकर वगैरह में मिला के हमने पिलर बनाकर तैयार किए हुए हैं। जैसे कि आप देखो ना कि कभी हमारा ब्रिज बनता है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पर बने बनाए पत्थर आते हैं। तो वो बेसिकली क्या करता है कि बने बनाए आपके ब्रिक्स आ गए, पीछे से ही आपने उठाया, बनाया और अपनी बिल्डिंग को, ब्रिज को डेवलप कर दिया। सेम काम हमारा यहाँ पे रिएक्ट में है कि भी आपको हैंड कोड नहीं लिखना है, मैं आपको बना बनाया फंक्शन दूंगा, बस आपको फंक्शन को समझना है कि वो कैसे काम करता है और उसमें आप क्या पास कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारे फंक्शन मेरे पास हैं, तो वही आपको यूज करने हैं। इसमें ये चीज़ें हैं। और इसमें और चीज़ क्या है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि सिंगल पेज चलता है कि आपका जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होता है ना, तभी आपकी सारी डिपेंडेंसी लोड हो जाती हैं, चाहे वो HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, एनीथिंग। उसके बाद जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे लैंड करते हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट रीलोड होता है। कंपोनेंट इन द सेंस कि जब आपने रीलोड किया तो आपका हेडर फुटर सेम रहता है हमारा। जो सेक्शन आपने चेंज करना है कि भी मेरे को API चेंज करनी है, सेंटर का सेक्शन चेंज करना है, जो न्यूज़ आ रही है, जो आर्टिकल आ रहे हैं, इमेज आ रही है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ
बेस ऑन द आपके जो राउटर है, जो यूआरएल है, उस पे जो पैरामीटर है उसके बेस पे मुझे अपना कंटेंट चेंज करना है, सेक्शन चेंज करना है, तो वो सारी फैसिलिटी आपकी रिएक्ट में है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे react.org है, यहाँ पे मैं स्लैश करके मैंने अगर कॉन्टैक्ट करता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, अगर मैं कॉन्टैक्ट करके एंटर मारूंगा तो अगर रिएक्ट में सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर अगर मेरा कॉन्टैक्ट का राउटिंग डिफाइन होगा और ये लिखा होगा कि अगर मेरे यूआरएल में स्लैश के बाद कॉन्टैक्ट आए तो ये कंपोनेंट मैंने रीलोड करना है तो ही ये चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। आपका 404 पेज पे डाल देगी। अगर आपने हैंडल किया हुआ है 404 पेज को किसी अदर पेज पे लैंड करने के लिए तो आपकी हो जाएगा लैंड। तो ये बेसिकली बस रिएक्ट। और रिएक्ट में ना बेसिकली क्या है कि एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है बिल्डिंग यूज़र फेस, इसमें आपके बने बनाए ब्रिक्स मिलते हैं, वो आपने यूज करने हैं। हमारा ये कंपोनेंट बेस है, लर्न वंस है, राइट एनीवेयर। आपने एक छोटा सा कंपोनेंट बना दिया, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, एक फंक्शन बना दिया उसको आप कहीं पर भी यूज करना है। फिर इसमें हमारा आता है रेंडर, कि जो आपका ना कंपोनेंट होता है वो रेंडर करता है। अब इसमें डाटा पास होते हैं थ्रू प्रोप्स के, स्टेट के, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आती हैं। और फिर इसमें क्या कहते हैं, आपका स्टेट को अपडेट करना आता है, कम लाइफ साइकिल मेथड्स आते हैं आपके, वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन होती है, मतलब सारी चीज़ें आती हैं इसमें, फॉर्म की वैलिडेशन वगैरह सब कुछ, आपने CSS इम्प्लीमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि अभी आज के टाइम में काफ़ी इजी हो गया है। कि भी पहले क्या होता था कि ना एक आपको ना बॉयलर प्लेट बनाना पड़ता था हैंड कोड से, बट आजकल उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करो CLI रिएक्ट NPM, तो ये बेसिकली है रिएक्ट CLI NPM। ये बेसिकली क्या करती है, आपको ना बना बनाया एक पैकेज प्रोवाइड करवा देती है। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैंने क्या किया, मैंने विजुअल स्टूडियो किया ओपन और एक फ़ोल्डर चूज कर लिया जहाँ पर मेरे को काम करना है। उसके बाद हमारा टर्मिनल आता है, मैं टर्मिनल पे गया, न्यू टर्मिनल मैंने ओपन किया, तो मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर आ गया जहाँ मैंने फ़ोल्डर को डेस्टिनेशन जो मैंने चूज किया हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमारी ना कमांड है कि मुझे रिएक्ट का ना बॉयलर प्लेट लेना है जो एडवांस चल रही है अभी, तो अभी 18.2 चल रहा है, तो उसके लिए हमारी कमांड है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके बाद आपका एप्लीकेशन का नेम, कि भी आपकी एप्लीकेशन आप क्या नाम रखना चाहते हो। मैंने क्या किया, मैंने लिखा LEAR लर्निंग रिएक्ट कर देता हूँ और मैं एंटर करूँगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो मेरी कमांड है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस लर्निंग रिएक्ट, ये लर्निंग रिएक्ट का ना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा मेरा लर्निंग फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उसको एक बॉयलर प्लेट बना के मेरे को दे देगा। ये भी क्या कर रहा है, इंस्टॉलिंग कर रहा है क्या, तीन चीज़ें। पहला तो हमारा रिएक्ट है, दूसरा हमारा रिएक्ट डोम है, और तीसरा हमारा रिएक्ट स्क्रिप्ट विद CRA टेम्पलेट, कि भी जो टेम्पलेट रिएक्ट का होता है उसके साथ। अब जैसे कि मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा लर्निंग रिएक्ट का ये रहा। अभी इसमें package.json फाइल ही आई है, तो ये लोड कर रहा है। देखो ये इसने मेरी package.json देखोगे तो अभी इसने क्या किया, इसका नेम ले लिया यहाँ पे लर्निंग रिएक्ट, और मेरा वर्जन अभी मैंने स्टार्टिंग किया है तो स्टार्टिंग में हमारा 0.1.0 ही वर्जन आता है, और ये प्राइवेट, कि भी अभी ये प्राइवेट है, डोमेन नहीं है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। पैकेज जेसोन बेसिकली होता क्या है ना कि हमारा जितने भी हम डिपेंडेंसी यूज करते हैं, मान लो सपोज़ करो कि मेरी एक सिंपल मैं एग्जांपल दूं कि भी मुझे ना क्या कहते हैं अपना अजेक्स यूज करनी है, तो मेरे को अजेक्स यूज करने के लिए jQuery डाउनलोड करनी पड़ेगी, अपने पेज पे लगाना पड़ेगा, उसकी लाइब्रेरी ऐड होगी, तब मैं jQuery के फंक्शन यूज कर पाऊँगा और अजेक्स यूज कर पाऊँगा। सेम वही है कि रिएक्ट के अंदर इनकी ना खुद की अपनी जो आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है उसकी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हो,
और यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो एक बार ये लोड हो जाए, लोड हो रही है, लोड होने के बाद मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या हमारा होता है, कैसे कैसे हमारा ये चलता है। और तब तक मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, एक होता है हमारा, हाँ ये एन पी एम। एन पी एम क्या होता है ना कि बेसिकली अभी देख लेते हैं यहाँ पे भी हम, एन पी एम नोड पैकेज मैनेजर, एन पी एम इसके शॉर्ट फॉर्म है। ये आप देखोगे, एन पी एम इज़ ए पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंटेन बाय एन पी एम। एन पी एम इज़ द डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट नोड जे एस। नोड जे एस के साथ काम करता है ये। इट्स कंसिडर ऑफ ए कमांड लाइन क्लाइंट ऑल्सो कॉल्ड एन पी एम एंड ऑनलाइन डाटाबेस फॉर पब्लिक एंड पेड फॉर द प्राइवेट पैकेजेस कॉल बाय एन पी एम रजिस्ट्री। ये अगर मैं चेक करूँ तो मेरा शायद अभी ये रीलोड हो रहा है, और इसके साथ साथ ये डिपेंडेंसी को भी लोड करेगा। ये ना बेसिकली क्या करता है कि आपकी ना नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, कि अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो ये काफ़ी टाइम नहीं लगाता है, जल्दी से लोड हो जाता है। अभी चल रहा है, लोड हो रहा है मेरा, ये लोड होने देते हैं, इसकी सारी फाइलें आ जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं। देखो बॉयलर प्लेट में ना बेसिकली क्या होता है ना कि जो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट पड़ती हैं, जैसे कि मुझे अपनी ऐप को रन करना है, बिल्ड बनाना है, या फिर उसको क्या कहते हैं कि ऑप्टिमाइज़ करना है, तो सारी की सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारा आपका ये इंस्टॉल कर देगा। कि भाई हम अगर मुझे बिल्ड बनानी है तो उसकी सारी कमांड वगैरह बना देगा, स्टार्ट करना उसकी कमांड मुझे दे देगा यहाँ पे ये। और जो नॉर्मल सिर्फ मेरी स्टार्टिंग में एक सिंपल होम पेज बना हुआ मिल जाएगा मुझे इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली बना कर दे देगा मुझे। यूटिल्स है, टेस्ट केसेस हैं, वो सब बन जाएंगे इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक्स। तो अभी मेरा ये लोड हो रहा है, बस लोड होने वाला है, टाइमिंग हो गया, नोड मॉड्यूल्स रोल आउट्स। इसके बाद मेरा टाइप स्क्रिप्ट भी लोड हो गया, ई एस लिंट भी हो गया मेरा, ई एस लिंट गया मेरा, फैच रजिस्ट्री जे एस डोम भी लोड हो रहा है मेरा। तो मैं बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता ही रहता है कि क्या क्या लोड कर रहा है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर वेब पैक भी लोड हो गया मेरा, लोड हो रहा है। लोड एस ई एस एब्स्ट्रैक्ट आ गया मेरा, कंप्लीटेड। इसके अंदर मेरा जाएगा ये सारा लर्निंग रिएक्ट के अंदर, अभी सिर्फ पैकेज ही है। तो एक बार मेरा लोड हो जाए, कंप्लीटेड इन मिली सेकेंड्स, कंप्लीटेड अभी लोड चल रहा है। इंस्टॉलिंग पैकेज दिस माइट टेक ए कपल ऑफ मिनट्स। ठीक है भाई, कपल ऑफ मिनट्स ले लें। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। देखो पैकेज डॉट जेसन मेरी अपडेट हो गई है, ये मेरी डिपेंडेंसीज आ गई है। क्या क्या इसने इंस्टॉल किया है, सी आर ए टेम्पलेट कर दिया जो कि मेरा रिएक्ट का टेम्पलेट है। मेरी रिएक्ट होगी, रिएक्ट डोम होगी जो मेरा वर्चुअल डोम है, और रिएक्ट स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर ना हमारा एक स्क्रिप्ट आता है ऑब्जेक्ट। देखो ये इसने कमांड बना दी है, मेरी कमांड होएगी एन पी एम। एन पी एम अगर मैं स्टार्ट करूँगा, एन पी अगर मैंने स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये कमांड मेरी चलाएगा रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट स्टार्ट। अगर मैं बिल्ड करता हूँ तो रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट बिल्ड। टेस्ट करनी है मेरे को तो मैं एन पी एम टेस्ट करूँगा तो रिएक्ट स्क्रिप्ट टेस्ट। इजेक्ट करूँगा तो मेरी ये कमांड चलाएगा। तो यहाँ पे ना आप अपनी कमांड भी बना सकते हो कि भी आपने कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे कि भी क्या हो कि स्टार्ट की जगह मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, और मैंने क्या किया, रन के अंदर ही रिएक्ट डॉट स्टार्ट कर देता हूँ मैं। मुझे स्टार्ट नहीं करना, मेरे को करना है रन, और इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये चीज़ें, अब मैं एन पी एम स्टार्ट करूँगा तब भी मेरी एप्लीकेशन चलेगी, एन पी एम रन करूँगा तब भी चलेगी। ये कमांड मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दिया है। इसके बाद हमारा कॉन्फ़िग है, इसको छोड़ो, ये हमारी बॉयलर प्लेट है, प्रोडक्शन से डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो इसके अंदर हमारा बिल्ड फोल्डर है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम अपनी ऐप को बिल्ड वगैरह क्रिएट करेंगे। ये हमारा नोड मॉड्यूल आता है फोल्डर। नोड मॉड्यूल में बेसिकली वो है कि जो जो आपकी डिपेंडेंसीज़ हैं वो सारी इंस्टॉल होती हैं इसके अंदर, कि भी इसको चलाने के लिए कौन कौन सी हमें जेएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो सारी चीज़ें हैं।
और फिर हमारा आता है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो index.html फाइल है, ये हमारी होती है रन। package.json ये हमारी इंडेक्स होगी। इसमें देखो बेसिकली है क्या, सिर्फ आपका मेटा है, रेल आइकन आ गया, व्यू पोर्ट आ गया, थीम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। अगर जब मैं इसको रिएक्ट को स्टार्ट करूँगा तो मेरा ये वाला पेज लोड होगा, index.html वाला। इसके बाद हमारा क्रिएट ऑप्टिमाइजेशन बिल्ड है। स्क्रीन हैंग होगी लगता है, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, देखो ये आ गया हमारा, ये आपका है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। कमेंट आउट है, इसकी ज़रूर रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ये मैनिफेस्ट फाइल है, इसको भी रहने देते हैं। ये आपका आइकन्स की है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। और बॉडी के अंदर ये टैग आपका लगा हुआ है। अगर किसी वजह से आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट डिसेबल की हुई है तब ये कोड रन होगा। यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट रन दिस ऐप, क्योंकि हमारी ऐप अगर जावास्क्रिप्ट आपने डिसेबल कर रखी है तो नहीं चलेगी। तो मैं इसको भी कमेंट वाली सेक्शन को भी हटा देता हूँ यहाँ से अभी। तो बेसिकली हमारा क्या रह गया, एक ही चीज़ रह गई है, DYD रूट। तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है, जो भी कोड होगा सारा का सारा वो इस आईडी के अंदर जाएगा। अगर मैं इसके बाद देखूं तो मेरा SRC फोल्डर आता है जिसमें कि हम डेवलपमेंट करते हैं, इसमें सारी फाइलें होती हैं हमारी। तो बेसिकली हमारा जो मेन है ना, जैसे ये है app.js है। मैं एक काम करता हूँ, दे विल बी प्रेस की टू क्लोज इज फॉर्मल टर्मिनल विल बी री यूज बाई टास्क प्रेस एनी की। मैं ना इसको हैप्पी हैकिंग CD स्पेस लर्निंग रिएक्ट npm रन कर देता हूँ ना। रन हमने कमांड बनाई थी, npm रन। मेरा npm रन रिएक्ट स्टार्ट क्या हुआ, npm रन स्क्रिप्ट अवेलेबल वाइवा, npm स्टार्ट क्या कह रहा है ये, लर्निंग पैकेज.json है मेरा यहाँ पे। स्क्रिप्ट में मैंने बनाया था रन, तो इसने ली क्यों नहीं, अभी देखते हैं। स्टार्ट पे चल रही है क्या, जब स्टार्ट पे चलेगी तो रन पे भी चलनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा, अगर मैं app.js में देखूँ तो app.js है हमारी, इसमें हमारा ये कोड है सारा। अभी हमारा ये स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट 3000 पे। चल रहा है, अभी लोड हो रहा है, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर कोड को कंपाइल कर रहा है। इसमें अगर मैं देखूं तो मेरा app.js है, लोगोस है, लोगोस जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। एक बार लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो एक सिंपल बॉयलर प्लेट का पेज होता है वो रिएक्ट में कैसे आता है। ये चल रहा है लोकल होस्ट पे हमारा, अभी स्टार्टिंग चल रहा है। इसके अंदर ही ना, जैसे कि ये लोगो है, एक तो ये लोगो इंपोर्ट हुआ है app.js के अंदर। मेरा लोगो कहाँ पे है, लोगो मेरा यहाँ पे है, logo.svg। एक मेरी app.css की फ़ाइल है, app.css की फ़ाइल आपकी ये वाली यहाँ पे जो इंपोर्ट हो रखी है, इसने बना के दी हुई है। कोई बाय डिफ़ॉल्ट CSS है हमारी, कि आपका लोगो कैसे हो, बैकग्राउंड कलर कैसा जाए, वो सारे सब कुछ नॉर्मल CSS है जो कि यहाँ पे डाल रखी है। एक बार इसका शायद पेज हमारा चल गया, ये है देखो आपका बॉयलर प्लेट सिंपल। बस मैं क्या करता हूँ ना कि मुझे app.js को भी हटा देता हूँ, app.css को भी हटा देते हैं, और package.json मैंने भी हटा देता हूँ, और index.html को भी। हमारा जो है ना, देखो SRC के अंदर सिर्फ ये हैं फाइलें। app.css को भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और app.js को भी। app.js में क्या है मेरा, हाँ सिंपल यही है app.js को, और मेरा लोगो से एक लोगो svg, इसको भी मैंने डिलीट मार दिया। अब मेन जो मेरी फ़ाइल है ये है index. अब इस index. में क्या है, मेरी ये ऐप है,
ऐप था ना, इसको हटा देते हैं हम ऐप को, और यहाँ पर हम कॉल करते हैं क्या H1 हेलो रिएक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। अभी के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। रिपोर्ट वेब वाइटल के लिए इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हटाओ यहाँ से। और रिपोर्ट वेब वाइटल्स की JS को भी हटाओ यहाँ से। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ SRC के अंदर 1 2 3 4 फाइलें रहती हैं। एक मेरी इंडेक्स JS है जो कि मेरी मेन फाइल है, और एक मेरी index.css है। अभी इसमें सिर्फ बॉडी है, बॉडी में फ़ॉन्ट कलर साइज़ वगैरह डला हुआ है, और एक कोड है, बस और कुछ नहीं है। कोड की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटाओ, खाली बस ये रहने देते, बॉडी वाली नॉर्मल CSS हमारी। ये मेरा इंडेक्स आ गया, इसके अंदर हेलो रिएक्ट गया, app.test इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इसको भी रहने देते हैं, सेटअप की भी। अब देखो हमारा हेलो रिएक्ट, ये मेरा बिल्कुल एक सिंपल एप्लीकेशन है जो कि पूरा सब कुछ कंपाइल कंपोनेंट बन के मेरी जनरेट हो गया है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ना चेक करना है यहाँ पे कि भी ये चीज़ें हो गई, ये क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट, जो रिएक्ट है जो भी हमने इंस्टॉल करी है डिपेंडेंसीज, मैं पैकेज और जेसोन में दिखाऊँ कि रिएक्ट कहाँ से आ रही है हमारी। यहाँ पे गए हम, ये वाला रिएक्ट ये रहा मेरा 18.2.0 जो भी हमारा इंस्टॉल हुआ है रिएक्ट, हम इसको इंपोर्ट करा रहे हैं यहाँ पे index.js में। आप देखोगे ये रहा फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट से आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट मैंने इंपोर्ट किया है, एक मॉड्यूल है हमारा। अब इंपोर्ट एक रिएक्ट डोम इंपोर्ट किया है मैंने, किससे, रिएक्ट डोम क्लाइंट से। अब ये भी आपका यहाँ पे इंस्टॉल रिएक्ट डोम आपका ये रहा, मैंने इससे इंपोर्ट किया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मैंने CSS इंपोर्ट करी है, तीसरी चीज़ ये index.css, ये मेरी CSS इसने बना के दी थी, ये मैंने इंपोर्ट कर ली कि इसमें जितनी भी CSS लगी होंगी वो सारी की सारी मेरी यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गई। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि एक आपको ना वेरिएबल बना हुआ देखो रूट नाम से। अब इसमें क्या किया कि रिएक्ट डोम, कि जो मैंने रिएक्ट डोम यहाँ पे इंपोर्ट किया था उस पर मैंने किया क्रिएट रूट, कि भाई क्रिएट रूट बनाए और उसके अंदर क्या हो। ये देखो मैंने क्या क्या यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट, यानी कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें जो एलिमेंट है उसकी जो ID या रूट है वो मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। अब ये रूट कहाँ पर है, आप देखोगे इंडेक्स, ये जो मेरा पब्लिक फोल्डर था ना यहाँ पे इंडेक्स डॉट जो HTML है, इसमें आप देखो ये लिखा हुआ रूट, इस रूट को ये पिक कर रहा है यहाँ पर। ID इजिकल टू रूट है, तो ये रूट हमारा यहाँ पे आ रहा है, रूट इसने कर लिया यहाँ पे पिक, यानी कि जो मेरा रूट है, रूट एक वेरिएबल है, वेरिएबल के थ्रू हमने रिएक्ट के थ्रू ये ID उठा ली है, डिव की पूरी ID। अब मैंने क्या किया, रूट किया, रूट मेरा जो कि अब ID रूट है डॉट रेंडर, मैं इसको रेंडर करूँगा। अब रेंडर में मैंने फंक्शन को जो कॉल किया उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि रिएक्ट, जो कि मैंने रिएक्ट से इंपोर्ट किया है, डॉट स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली क्या होता है ना कि स्ट्रिक्ट मोड में ये होता है कि भी आपका जो भी कोड आपने लिखा है वो करेक्ट होना चाहिए। उसमें अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक कर दी, डॉट है, कोमा है, कुछ भी है, एवरीथिंग आपने हल्का सा छोड़ दिया तो आपको वो एरर दे देगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे ना जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल होता है, तो जो डबल इक्वल होता है वो चेक करता है वैल्यू को, और ट्रिपल इक्वल हमारा चेक करता है टाइप को। तो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल चलेगा, ट्रिपल इक्वल हमारा स्ट्रिक्ट मोड है। स्ट्रिक्ट मोड यानी कि आपने पूरा प्रोसेस फ्लो करना है, कोई भी आपको छूट नहीं दे रहा है कि आपने स्पेस दे दिया, ये दे दिया, नहीं, सब कुछ आपने करेक्शन करना है तो आपका कोड चलेगा। तो उसने क्या किया कि इसके अंदर रूट के अंदर रेंडर करा दे मेरा स्ट्रिक्ट मोड के अंदर H1 हेलो रिएक्ट। अब अगर आप ब्राउज़र पे देखोगे, मैं क्या करूँगा, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस करके, ये देखो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, वही टैग है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, अगर मेरी जावास्क्रिप्ट डिसेबल होती है तो। फिर मेरा आता है DYD रूट, जो कि मेरा ब्लैंक है, लेकिन रिएक्ट की एप्लीकेशन ने रेंडर करके मेरा H1 डाल दिया है हेलो रिएक्ट।
तो ये मेरा हेलो रिएक्ट यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँगा, हेलो रिएक्ट के हेलो रिएक्ट रिएक्ट हेलो रिएक्ट, मैंने डॉट भी लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, एवरीथिंग, तो वो आपका सारा रेंडर होके आ जाएगा। ये देखो आपका रेंडर होके आ गया। अब नाउ नेक्स्ट क्या होता है, अब अगर सपोज करो ठीक है अभी मेरा ये काम हो गया, यहाँ पे जो भी आप कोड लिखोगे वो सारा आ जाएगा। बट अगर आपकी एप्लीकेशन है कि आप सारा कोड यहाँ पे लिख दोगे, मान लो आपका 20-25 हज़ार लाइन का कोड है या 100 लाइन का कोड है, तो आप यहाँ क्यों लिखोगे? अगर आपने यहीं लिखना है तो आप रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हो? इससे अच्छा तो आप नॉर्मल वैनिला जेएस कर लो यूज, उसमें कोड आप डाल दो, वहाँ लिख लो आप। रिएक्ट में लिखने के लिए हमारा पास क्या होता है, रिएक्ट इसलिए आया कि हम कंपोनेंट बेस बना सकें, कंपोनेंट बना के वो कॉल कर सकें, ताकि जो कोड हमने लिखा है कल को हमारा कोड अगर किसी और डेवलपर के हाथ में जाए तो उसको वो ईजिली रीड कर सके, देख सके और उसको चला सके, यानी कि एक तरह से फेमिलियर और अच्छा कोड हो आपका, कि कोई भी डेवलपर उसको देख के ये नहीं हो कि भी मेरा कोड है तो बस मैं ही बता सकता हूँ उसमें क्या कमी है, कहाँ पे ठीक हो गया, नहीं। तो इसीलिए हमारा कंपोनेंट आया इसके अंदर। अब अगर मैं करूँ, मैंने क्या किया, पहले मैं पब्लिक फोल्डर को बंद कर देता हूँ और उसके बाद SRC है। अब अगर मैं SRC फोल्डर के अंदर एक मैं फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट नाम से, कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं बनाऊंगा अपने अपने कंपोनेंट्स, जिसका मेरे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। बट कंपोनेंट से पहले ना मैं एक SRC के अंदर एक फोल्डर और बना देता हूँ यहाँ पे, कंटेनर बेसिकली जो कि मेरा मेन पेज होंगे उसका। यानी कि देखो क्या होता है बेसिकली, ये नहीं है कि आपने रिएक्ट सीख ली और आपने कोड किया सब कुछ हो गया, नहीं। आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कि भी मुझे कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए, उसका UI आर्किटेक्ट क्या हो, उसमें कहाँ मैं फाइलों को रखूँ, उसमें कोड क्या हो, ताकि वो ईजिली कोई अगर नेक्स्ट बंदे के पास भी जाता है तो कोड को वो समझ सके, रीड कर सके। तो जैसे मैंने अभी ये 2 ब्लैंक फोल्डर बनाए हैं, मैं कंटेनर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे अपना होम नाम से, कि भी और जो भी मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ तो आप ध्यान रखना कि फ़ोल्डर का जो हमेशा पहला लेटर हो कैमल केस हो, सॉरी आपका कैपिटल हो, कैमल केस में आपका फ़ोल्डर नेम हो, क्योंकि उससे ना हमारा रीडेबिलिटी अच्छी रहती है। अब जैसे कंटेनर के अंदर मैं ना एक फ़ोल्डर और बना लेते हैं यहाँ पे अबाउट का, मैंने 2 फोल्डर बना लिए। अब मैंने होम के अंदर गया, मैंने होम के अंदर ना एक फाइल बना लेता हूँ मैं index.js। अब index.js के अंदर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे अपना एक कंपोनेंट बनाऊंगा, क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले हम रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। वो इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम इंपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या इंपोर्ट करना है, रिएक्ट। कहाँ से करना है, फ्रॉम रिएक्ट से। आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट इंपोर्ट तो हो गया, मुझे इसको यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल, और उसको मैंने दे दिया होम कंटेनर। कोई आप ऐसा नाम रखो ताकि नाम से ही हमें पहचानने में लग जाए कि हाँ भाई इसका नाम होम कंटेनर है, तो यानी कि ये होम पेज का हमारा होम पेज होगा। आपने कंटेनर लिखा, उसके बाद मैंने फैट एरो यूज किया, और फैट एरो के अंदर यानी कि मेरा ये एक तरह से फंक्शंस हैं, ES6 बोलते हैं इसको, फैट एरो फंक्शंस बोलते हैं। और मैंने क्या किया, इसके अंदर ना हमारा रेंडर्स मेथड होता है, रिटर्न होता है, रिटर्न के अंदर आप जो भी रिटर्न कराओगे, सपोज मैंने यहाँ पे H2 पे रिटर्न करा दिया हेलो आई एम होम पेज। अब उसके बाद मैंने क्या बनाया, होम कंटेनर, तो इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है हमें। बनाने के बाद आपका एक्सपोर्ट आएगा डिफ़ॉल्ट एंड आपका कंपोनेंट का नाम, होम कंटेनर जो मैंने बनाया है यहाँ पे कंटेनर। अब मैंने क्या किया, इसको बना तो लिया मैंने, अब मुझे ना ये इंडेक्स की फ़ाइल में इंपोर्ट करना है
कि भी मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर प्रिंट हो। तो मैंने क्या किया, इसको H1 को हटाया और डायरेक्ट अपना कंपोनेंट कॉल करा दिया यहाँ पे। अब होम कंटेनर आपने कॉल तो करा दिया, बट इसको इंपोर्ट नहीं कराया ऊपर। अगर मैं इसको सेव करके देखूँ ना, तो आपको ये एरर दे देगा यहीं पर ही, होम कंटेनर इज़ नॉट डिफाइंड, रिएक्ट JSX नो यूज डिफाइन। बेसिकली क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं होम कंटेनर को यूज करता हूँ तो मैंने एक लाइन नीचे किया, इंपोर्ट किया कंटेनर फ्रॉम, कहाँ से है मेरा ये, उसकी आपका फाइल का पाथ नेम मेरा है कंटेनर, कंटेनर के अंदर गया। अब कंटेनर के अंदर कहाँ है मेरा, ये होम के अंदर है। अब होम के अंदर मेरी ये index.js फाइल है, बट अगर कोई आपका एक पर्टिकुलर फोल्डर है और उसमें index.js फाइल है, तो आपको वो इंडेक्स डॉट यहाँ पे JS लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंडेक्स ही करता है पिक। बस मुझे इतना करना है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे मेरी सक्सेसफुल हो गया, वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुल, वेब पैक ने इसको कंपाइल कर लिया है। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाकर देखूँ तो देखो, हेलो आई एम होम पेज, तो मेरा ये होम पेज पे DYD रूट के अंदर H2 टैग में आ गया। ये है बेसिकली। तो यहाँ पे मेरा जो होम कंटेनर है, यहाँ मैंने सिर्फ इसको कॉल किया है। अब मुझे जो भी कोड करना होगा मैं यहाँ पे कोड करूँगा, हेलो होम पेज। अब नेक्स्ट क्या आता है, ये तो मेरा हो गया कंटेनर। अब सपोज़ करो मैंने एक, जैसे ये H2 है, तो मैं कंटेनर में गया, मैं चाहता हूँ कि भी मेरा जितने भी H2 के हों। अब सपोज़ करो मैं पहले यहीं पे देखते हैं, H2 गया। अब यहाँ पे मेरा एक और H2 आ गया, जिसे मैंने कर दिया हेलो आई एम अनोदर H2 टैग, ये मेरा सेव हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे एरर आई है। अब आप देख रहे हो कि भी यहाँ पे एरर आ गई है, पार्सिंग एरर आ गया, डिड यू वांट टू, जैसे कि हम पढ़ते हैं एरर पढ़ते हैं पहले, तो पार्सिंग एरर, adjacent JSX element must be wrapped in the enclosing tag, did you want to JSX fragment। ये कह रहा है कि जो आप रिटर्न कराना चाह रहे हो, रिटर्न हमेशा आपकी सिंगल चीज़ें होती हैं, मल्टीपल नहीं होती हैं। कि आपका ना एक सिंगल, इसके ऊपर एक कंटेनर होना चाहिए, उसके अंदर चाहे आप जितने भी मल्टीपल चाइल्ड बनाते जाओ, बट रिटर्न हमेशा सिंगल चीज़ ही करता है। तो ना रिएक्ट में ना हमारा होता है रिएक्ट फ्रेगमेंट, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज करो ये कह रहा है कि इसके पेरेंट पे एक div होना चाहिए या कोई भी टैग होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने div डाल दिया यहाँ पे, मैंने इसको सेव कराया, एरर मेरी गायब हो जाएगी, गायब होगी। मैं ब्राउज़र पे गया, पेज को मैंने रीलोड किया, देखो दोनों मेरे टैग आ गए हैं। अब मैं DYD रूट में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा div अपेंड हो गया ब्लैंक, और उस div के अंदर मेरा H2 है, H2 आ गया, ठीक है, मेरा परफेक्ट है, मेरी ऐप रेंडर होगी। लेकिन आपका ये div एक एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ पे। अगर आप ऐसे ही कंपोनेंट बनाते चले गए तो आपके तो एक्स्ट्रा एलिमेंट घुसते चले जाएंगे एलिमेंट के अंदर ही, और आपकी एप्लीकेशन वैसे ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी, मतलब कि आपके अननेसेसरी एलिमेंट भी चले जाएंगे इसके अंदर। तो ना उसके लिए हमारा रिएक्ट में फ्रेगमेंट आया। मैं div को यूज़ ना करके ये यूज़ कर लेता हूँ, खाली ब्लैंक टैग, इसको ना रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, मैंने इसको सेव किया। अब देखो मेरे ना DYD रूट के अंदर सिर्फ H2 आ गए, दोनों के दोनों इसने रेंडर कर दिया है। पहले मेरा क्या था, इसके रैप पे एक ब्लैंक div था, वो तभी सिंगल के केस में था। हमारी एप्लीकेशन में 50 कंपोनेंट भी रन हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो अननेसेसरी भी मेरा सिबलिंग के थ्रू भी मेरे पास टैग होंगे, हमें मिलेंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें अननेसेसरी div टैग या कोई भी चीज़ें लगाना ना पड़े। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें तो इतना हो गया। अब नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। मैंने सपोज ये H2 बनाया है, और मैं H2 का ना एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर में गया कंपोनेंट के अंदर, और मैंने टाइप कर दिया H2 टैग।
अब H2 टैग के अंदर मैंने एक नई फाइल बना देता हूँ मैं, index.js। अब index.js के अंदर क्या है, मैंने सेम किया अपना, इंपोर्ट कराता हूँ मैं यहाँ पे रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट के अंदर। सेम मैंने क्या किया, एक कॉन्स्ट लिया यहाँ पे और मैंने टाइप कर दिया H2 टैग कंपोनेंट्स, और इसमें मैंने फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फैट एरो के साथ, रिटर्न। अब रिटर्न में क्या जाए भाई, रिटर्न में मेरा जाए H2, हेलो आई एम H2 टैग। अब नेक्स्ट मेरा जो H2 टैग है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये वाला मेरा। अब मैंने क्या किया, H2 टैग को अंदर, H2 टैग को कंटेनर के अंदर जो मेरा होम फोल्डर था index.json, वहाँ पे मैं इंपोर्ट कराता हूँ। इसको टर्मिनल को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं इसको इंपोर्ट कराता हूँ यहाँ पे फ्रॉम, कहाँ से, फोल्डर के बाहर से, इससे भी बाहर आ जाए हम, कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट के अंदर हमारा क्या है, H2 टैग, बस, क्योंकि इसके अंदर हमारी index.js फाइल है तो हमें इंडेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब नाउ H2 कंपोनेंट है, मैंने क्या किया, लास्ट ऊपर यहाँ पे H2 कंपोनेंट कॉल करा दिया, कॉल कराया, देखो आपका H2 टैग भी आ गया यहाँ पे, हेलो आई एम H2 टैग, हेलो आई एम होम पेज, हेलो आई एम अनोदर H2 टैग। अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है कि मैंने कंपोनेंट तो बना दिया यहाँ पे। अब जो डेटा मेरा यहाँ से आ रहा है, मुझे ना ये डेटा यहाँ पे हार्ड कोड नहीं चाहिए, मेरे को बेसिकली ये ना डायनेमिकली पास करना है। कि भी कंपोनेंट बनाने का मतलब ये होता है कि आपने ना एक बॉयलर प्लेट बना दिया है यहाँ पे, उसके अंदर जो भी डेटा वगैरह डालना है, पास करना है, वो आपको प्रोप या स्टेट के थ्रू मिलेगा, और वो आपने मैन्युपुलेट यहाँ पे करना चाहते हो या डायरेक्ट कॉल कराना चाहते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पड़ता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। मैंने क्या किया, इसको मैंने हटाया, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, और यहाँ के अंदर यहाँ पे ना मेरे को प्रोप्स मिलते हैं। मैंने क्या किया, प्रोप्स PROPS प्रोप्स कर दिया, इसको मैंने सेव किया। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि भी कंसोल के अंदर console.log में मैं लगा के देखता हूँ कि भी मेरे को कुछ मिलता है क्या यहाँ पे, प्रोप्स PROPS प्रोप्स। मैंने चेक किया, सेव कराया, मैं अपने ब्राउज़र पे गया, मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, यहाँ पे कंसोल पे गया, कंसोल पे मुझे प्रोप्स ब्लैंक मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि मेरा अभी प्रोप्स यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि जो मेरे को आर्गूमेंट मिलना है फंक्शंस के अंदर वो भी ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं, मुझे पास करना है। हम कहाँ पास करेंगे, जहाँ हम इसको कॉल कर रहे हैं H2 टैग कंपोनेंट्स को, इसको हम कॉल कहाँ कर रहे हैं, होम के अंदर, यहाँ पर। अब यहाँ मैंने क्या पास किया कि भी आप ना किसी भी एक वैल्यूज़ के साथ जो हमें एट्रीब्यूट लगाते हैं वो में वैल्यू पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट ले ली कि भी डाटा, मैं डाल देता हूँ डाटा, और डाटा के अंदर मैंने यहाँ पे मैं पहले हार्ड कोड वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया हेलो रिएक्ट H2 टैग, T आ गया, सेव किया मैंने। अब अगर मैं चेक करूँ, देखो मैं कंसोल के अंदर मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ जब भी मैंने डेटा को चेंज किया, और मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो मेरा console.log आया। अब console.log के अंदर क्या आया, देखो प्रोप्स आ गया मेरा। अब प्रोप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट में क्या है मेरा, डेटा, डेटा मेरी की है, और इसकी वैल्यू क्या है, हेलो रिएक्ट H2 T टैग। सॉरी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था टैग, ये मेरा लेटेस्ट ये आ गया यहाँ पे। अब ये जो डेटा है, ये डेटा कौन सा है, ये डेटा ये वाला है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करोगे, मैं यहाँ पे क्या चेंज कर देता हूँ, टैग वैल्यू, VALUE वैल्यू, सेव किया, ब्राउज़र पे गया, देखो टैग वैल्यू चेंज हो गया नाम यहाँ पे मेरा ये।
टैग वैल्यू आ गया, की नेम, और वैल्यूज़ मेरी क्या है, वैल्यूज़ जो मैंने हार्ड कोड डाली है यहाँ पे। आप इस वैल्यू को हार्ड कोड ना डाल के मुझे ना यहाँ पे वेरिएबल के अंदर डालनी है। तो बेसिकली ना डायनेमिक वैल्यू अगर मुझे पास करानी है तो मैं ऐसे पास करा सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई मेरा हेडिंग टेक्स्ट। अब हेडिंग टेक्स्ट नाम के मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसके अंदर कॉन्स्ट किया मैंने हेडिंग टेक्स्ट, और यहाँ मैंने डाल दिया हेलो आई एम h2 टैग फ्रॉम प्रॉप्स। सेव किया मैंने और इसको मैंने कॉल करा दिया यहाँ पे। अब आप देखोगे मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये टैग वैल्यू के अंदर हेलो आई एम h2 टैग फ्रॉम प्रॉप्स। अब मुझे ना ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है। भाई ये वैल्यू अब मेरे को इस कंपोनेंट में मिल रही है h2 टैग कंपोनेंट्स के अंदर। अब मैं किसके अंदर मिल रही है, प्रॉप्स के अंदर मिल रही है। तो मुझे ये एक्सेस कैसे होएगी, प्रॉप्स डॉट जो मेरा नेम है क्या है, टैग वैल्यू। अगर मैं टैग वैल्यू करूँगा तो मेरी ये डायरेक्ट मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पे मिल गई मुझे डायरेक्ट वैल्यू प्रॉप्स के अंदर हेलो आई एम h2 टैग। अब देखो हम यहाँ प्रिंट कराते हैं इसको। मैंने क्या किया, प्रॉप्स डॉट टैग वैल्यू को मैं डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ h2 के अंदर। यहाँ पर ये मेरी ये वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। अब देखो आ गया मेरा हेलो आई एम h2 टैग फ्रॉम प्रॉप्स। बट कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट नहीं कराते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे ना कोई वेरिएबल भी बना सकते हो। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कॉन्स्ट h2 वैल्यू प्रॉप्स डॉट आपका क्या था, टैग वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी और मैंने h2 टैग को यहाँ पे करा लिया कॉल। अगर मैं सेव कराता हूँ तो मेरा सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई जब हम डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्यों किया ऐसा। उसके ना कई सारे रीजन्स हैं कि भी एक तो डायरेक्ट ना जो वैल्यू मेरे को प्रॉप्स में मिल रही है मैंने वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं की, उसको मैंने पहले एक वेरिएबल में असाइन किया। अब मान लो कल को आपकी वैल्यू टारगेट वैल्यू डॉट समथिंग डॉट समथिंग कुछ और होती, तो इतना बड़ा टैग अगर आप उठा के जगह जगह कॉल करते, आपने यहाँ भी कॉल करा दिया नीचे भी करा दिया, और कल ने अगर कुछ अगर आपने चेंज करना पड़ता कि भाई सम आ गया, सम का जो वेरिएबल है पीछे से चेंज हो गया आपका समथिंग का, तो आप क्या करोगे, पाँचों की पाँचों जगह जाके चेंज करोगे। तो उससे बेस्ट तरीका क्या है कि मैंने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर असाइन करा ली वैल्यू, और इसको मैंने कॉल कर दिया हर जगह जहाँ मेरे को कॉल करना है। भाई यहाँ कॉल करना है, इसके बाद कॉल करना है, और अगर कल ना अगर कुछ नोड नेम चेंज होता है तो मुझे सिर्फ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली हर जगह चेंज हो जाएगा। और इसके साथ मान लो मुझे इसके साथ एक वैल्यू और करानी है, कहीं से प्रिंट होके आ रही है। अभी ना मैं हार्ड कोड ले लेता हूँ यहाँ पे, क्या था, हार्ड कोड वैल्यू। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखो हार्ड कोड वैल्यू भी आ गया ना, साथ में प्रिंट हो गया आपका। जो आपकी पीछे से वैल्यू आई वो तो है ही है, साथ में आपने कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज़ें होती हैं बेनिफिट्स। अब मुझे क्या करना है, हमारा डायनेमिक तो हो गया। अगर मैं होम पे आऊँ तो देखो हमारा इंडेक्स ही रहा यहाँ पे, ये है। मुझे क्या करना है भाई, मुझे ना ये तीनों के तीनों ऐसे कॉल करने हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ एक में वैल्यू मेरी ये जाए, इसको हटा देते हैं, हार्ड कोड हमने यहाँ पे लगा दिया, और तीसरी वैल्यू को मैंने हटा के यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे ये लीजिए, ये लो। अब ये मेरे तीनों के तीनों देखो टैग रीयूज हो रहे हैं। यहाँ पे h2 टैग मैंने 3 कॉल कर लिए और कंपोनेंट मेरा एक ही कॉल है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पास करा रहा हूँ, और यूज मेरा क्या हो रहा है, सिर्फ h2 टैग, सिर्फ ये एक यूज हो रहा है, यही दोबारा से रीरेंडर होता जा रहा है। तो ये हमारा कंपोनेंट देखो कितना काम का है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपने इसको रीयूज कर लिया यहाँ पे 3 जगह, सेव किया, आप देखोगे सेम आपका रिजल्ट आ रहा है, हेलो आई एम h2 टैग फ्रॉम प्रॉप्स, हेलो आई एम होम पेज, हेलो आई एम अनोदर h2 टैग।
ये सारी चीज़ें हैं कंपोनेंट बनाने के। और कंपोनेंट के अंदर डाटा कैसे हम पास करते हैं वो आपने देख लिया प्रॉप्स के थ्रू। इसको हम प्रॉप्स बोलते हैं कि हमने प्रॉप्स के थ्रू डाटा हम पास करा रहे हैं एक कंपोनेंट में। अब यहाँ पे आपकी डायनेमिक वैल्यू है ये, ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये है, यहाँ पे ये है। अब ये चीज़ें हैं। अब इससे एडवांस और दिखाता हूँ मैं आपको कि भी मुझे तो मान लो अगर मेरे पास ऐसे डेटा आ गया, मैंने क्या किया, एक में तो यहाँ डायनेमिक डाल दी, अब फिर ये डेटा है, फिर ये डेटा है। मैंने क्या करना है कि मैंने भैया तीनों के तीनों डेटा ना मेरे पास कहीं और से आएंगे। मान लो सपोज़ करो मैंने क्या किया, हेडिंग है यहाँ पे ये, और मेरा कहाँ पे कॉल है, मेरा यहाँ पे कॉल है ये इंडेक्स पे, यहाँ पे होम कंटेनर पे। मैं क्या करता हूँ, होम कंपोनेंट मेरा यहाँ पे गया, और मैं ना यहाँ पे एक वो ले लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट एरे। एरे का नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे h2 टैग एरे डेटा। मैंने इसके अंदर एरे डिफाइन कर दिया 3 डेटा। क्या डेटा की भी, पहला डेटा तो मेरा ये जाए, और इसको हम हटा देते हैं अभी यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा डेटा जाए हेलो आई एम होम पेज, इसको मैंने किया। और तीसरा डेटा मेरा ये आ गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे बना दिया। इसको थोड़ा सा टूगल वर्ड रैप कर लेते हैं। ये मेरा बन गया h2 टैग्स। मैंने क्या किया, दोनों को हटा दिया यहाँ से। और एक मेरा एरे है, एरे के अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास डेटा है। अब एरे के अंदर आपके पास एक डेटा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कितना डेटा, बट मेरे पास एरे के अंदर डेटा आ गया, मैंने वो स्टोर करा लिया। और अब मेरे पास एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को मैंने यूज करना और सारा डाटा प्रिंट कराना है। कि भी मैं आपको सिर्फ डेटा दूंगा, बाकी जो भी कंपोनेंट में है आपका HTML है, टैग है, वो सब आपने रेंडर करना है। मैंने क्या किया, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं क्या कि h2 मेरा जाता है ये वाला फंक्शंस, कि मेरा h2 है, एंड कि h2 तो है, उसकी लेंथ क्या है। लेंथ अगर मेरी ज़्यादा है, कितने से, 0 से, तो मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करूँगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो मेरा क्या हो, मेरा यहाँ पे कुछ डेटा जाएगा, टेक्स्ट रन लॉजिक, और अगर नहीं है तो लोडिंग नोट डेटा फाउंड। इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ये देखो, ये सिंपल चीज़ है, मैंने ये लिखा है यहाँ पे, सेव किया। अब मैंने चेक किया, देखो यहाँ पे टेक्स्ट रन लॉजिक आ रहा है मेरा लिखा हुआ, यानी कि मेरे पास ये टर्नरी ऑपरेटर चल रहा है। लेंथ मेरी 0 है। अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ यहाँ पे कि भी डेटा आने में कुछ टाइम लगे, जैसे मैं API कॉल करता हूँ या कहीं से डेटा मिल रहा है मेरे को, तो मेरा नोट डाटा फाउंड आना चाहिए। डेटा मेरे को नहीं मिला तो मेरा क्या लिखा हुआ आ गया, नोट डेटा फाउंड आगे लिखा हुआ मेरा। अब अगर मेरे पास डेटा है तो अब ये जो डेटा है मुझे ना यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे ना एक मैप फंक्शन यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे मैप फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल भी कर सकता हूँ। तो इंस्टेंट ऑफ यहाँ पे यूज करने के बजाय मैं यहाँ पे ना एक फ़ंक्शन कॉल कर लेता हूँ। क्या फंक्शन बनाऊँ कि भाई, हाँ, हैंडल डेटा। अब ये जो हैंडल डेटा है यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट हैंडल डेटा इक्वल टू मेरा फैट एरो गया, फैट एरो के अंदर क्या गया मेरा, h2 डेटा गया डॉट मैप। मैप बेसिकली क्या होता है ना कि आपका एरे का मेथड है, मीन्स कि जितने भी आपके h2 में एरे हैं वो सब एक एक करके मुझे यहाँ पे मिलते चले जाएंगे, और उस पर जो भी लॉजिक मैंने लगाना है या चेंज करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जो भी आपके एरे के मेथड होते हैं उसमें कॉल बैक फंक्शन यूज होता है। मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज किया, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मेरे को मिलेगा आइटम। आइटम बेसिकली ये है, पहली बार रन हुआ तो ये मिल गया, सेकंड बार रन हुआ तो ये मिल जाएगा,
थर्ड बार रन हुआ तो ये मिल जाएगा। बेसिकली आपका इंडेक्स, जिसको हम इंडेक्स होता है हमारा। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि मुझे करना है रिटर्न, हमेशा रिटर्न जाता है हमारा। रिटर्न में क्या करना है, H2 कंपोनेंट रिटर्न करना है मेरे को। देखो मैं यहाँ पे कंपोनेंट को रिटर्न करा रहा हूँ और इसको मैंने सेव करवा दिया। अब देखो फंक्शन आर नॉट वैलिड ए रिएक्ट चाइल्ड मे अपीयर रिटर्न ए कंपोनेंट इंस्टेंट ऑफ द कंपोनेंट और मे यू वांट टू कॉल द फंक्शन देन द रिटर्न इट। अच्छा रिटर्न इसको हम हटा देते हैं एक बार, क्योंकि दो रिटर्न हो गए हमारे। पेज को रीलोड किया मैंने। अब इसके बाद ये कंपोनेंट मैप मेरा आइटम आ गया और इसके अंदर जो H2 टैग है, जो मेरा प्रॉप्स है, क्या है मेरी टैग वैल्यू, और टैग वैल्यू के अंदर मैंने डेटा डाल दिया। यहाँ पे ये आइटम, ये मेरा आइटम जाए, और हैंडल को मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया फंक्शंस को। पेज रीलोड हुआ मेरा, कुछ एरर आ रही है। एरर क्या आई मेरी, कोई एरर नहीं आई, क्यों? अच्छा क्योंकि यहाँ पे अच्छा रिटर्न मैंने हटा दिया था, रिटर्न जाएगा। रिटर्न मेरा आ गया। अब इसको हम डीबग करते हैं कि ये चल क्यों नहीं रहा। मेरा हैंडल डेटा गया H2 टैग अंदर एरे के अंदर, यानी कि मेरा यहाँ जा रहा है ये। console.log चेक करते हैं। console.log के अंदर मैंने चेक किया रन डेटा मेरा आ गया, यानी कि मेरा ये चल रहा है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, मुझे चेक करना है कि क्या ये मैप के अंदर जा रहा है। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ रन के अंदर भी जा रहा है और ये 3 बार रेंडर भी हो रहा है। अब जब 3 बार रेंडर हो रहा है तो जो रिटर्न है, तो ये रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है मेरा। अगर मैं आइटम को चेक करूं कि भी आइटम क्या मिल रहा है मेरे को, फैट एरे के अंदर आइटम भी मुझे पूरा डेटा मिल रहा है एज ए प्रॉप्स। और अगर मैं यहाँ पर भी एक console.log हटाऊँ तो क्या ये रेंडर हो रहा है मेरा H2 टैग प्रॉप्स? नहीं, ये रेंडर नहीं हो रहा है मेरा। यहाँ पे पेज को मैंने रीलोड किया, रन डेटा, हेलो रन डेटा, मेरा डेटा जा रहा है, H2 गया। रिटर्न में मेरा फैट एरो मैंने यूज किया ये हैंडल, ओके। तो यहाँ पे शायद रिटर्न जाएगा ये, यहाँ पे मैं रिटर्न लगाना भूल गया था। एक बार फिर से चेक करते हैं। हाँ देखो यही था मेरा। बेसिकली क्या होता है, जो भी आप फैट एरो यूज करते हो उसमें हमेशा रिटर्न होता है स्टेटमेंट। तो मैंने क्या है, यहाँ पे मैं रिटर्न लगाना भूल गया था, क्योंकि इस रिटर्न पे ही मैं क्या भेज रहा हूँ, एक और कॉल बैक फंक्शन भेज रहा हूँ, एरे का मेथड मैप, और उस मैप के अंदर भी मैं एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न में भेज रहा हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे ना क्या है कि मैं ना एक कंपोनेंट है मेरा यहाँ पे जो बेसिकली चीज़ें थी। अब एक ही कंपोनेंट को मैं लूप के थ्रू, मैप के थ्रू री रेंडर 3 बार करा रहा हूँ बेस ऑन द जो एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं। देखो तीनों बार मेरे प्रिंट हो गई। अगर आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट देखोगे ना, यहाँ पे देखो 3 H2 आ गए। अब अगर मान लो मेरी कल कोई वैल्यू चेंज भी होती है, मैंने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पे, चलो पहले मैं नाम लिख देता हूँ, रोहित और भाई अभिषेक एंड सौरभ। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, चलो कोई नहीं। एक और मैंने डाल दिया यहाँ पे राम एंड रोहन। अब स्पोर्ट्स क्रोकल को मेरा ये डेटा आता है, ठीक है। देखो आपका H2 टैग में कितने आ गए, रोहित आ गया, अभिषेक, सौरभ, राम, रोहन, ये सारे डेटा आ गए आपके री कंपोनेंट। आपका एक सिंगल जो कंपोनेंट है वो कितना यूजफुल यहाँ पे काम आया है कि आपने सिर्फ एक ही बनाया था और एक लॉजिक आपने ऐसा बिल्ड किया कि भी ये मेरी अब डायनेमिक है, जितना भी डेटा आप भेजोगे ये ऑटोमेटिक मेरा चलता रहेगा और यहाँ पर आता रहेगा इसके बेस पे।
अगर सपोज करो कल को मेरा डेटा अगर 2 ही रहता है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कंपोनेंट में जाऊंगा, अपना कंपोनेंट चेंज करूंगा, H2 को हटाऊंगा, ये सारी चीज़ें करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेरा एक डेटा बेस हो गया है यहाँ पे, ये सिर्फ 2 ही आ रहे हैं मेरे, ये है मेन लॉजिक आपका यहाँ पे। तो ये तो हमारा था कंपोनेंट को री रेंडर करना, और कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स भेजना, और प्रॉप्स आपका किस बेस पे है, कितना प्रॉप्स आप कैसे चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ना एक चीज़ और देखता हूँ मैं यहाँ पे, कंसोल में ना एक एरर और मिलेगी आपको यहाँ पे। एरर, पेज रिलोड किया, देखो ये एरर दिखा रहा है, वार्निंग ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट हैव ए यूनिक की प्रॉप्स। बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट्स के ऊपर लूप लगाते हो या उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज करते हो तो उसकी ना एक यूनिक की होती है। यूनिक की इन द सेंस कि आपका जो वर्चुअल डोम है उसको पता चल सके कि इसमें अगर डेटा चेंज हुआ है तो वो डेटा चेंज हुआ है तो वो कैसे चेक करेगा। तो वो एक यूनिक की हम डाल देते हैं, उसके थ्रू हो जाती है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक की पास करनी है, और की पास के अंदर मैंने क्या किया, यूनिक के लिए मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स कॉल करा दिया। इंडेक्स मेरा आता रहेगा और की के अंदर मैंने ये इंडेक्स को डाल दिया। अब मैंने पेज को रीलोड किया, देखो मेरी एरर भी वो गायब हो गई, उसको की भी मिल गई है। मैंने S2 के अंदर गया, मैं कंसोल मैंने को कर दिया और होम पेज पे गया, और इसको भी कंसोल की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा ये सारा चल रहा है। सिंपल लॉजिक, ये मेरा सिंपल एक डेटा था कंपोनेंट में डालने और कंपोनेंट को री रेंडर करने के लिए। ये तो हमारा हो गया प्रॉप्स, इसको बोलते हैं प्रॉप्स को हम कैसे कंपोनेंट में पास करते हैं। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट। स्टेट हमारी क्या होती है कि हम स्टेट को देखो, हाँ एक चीज़ और, आपको यहाँ पे जो ये प्रॉप्स मिली है, जो आपने यहाँ पे यूज की है, आप इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो कि आप सोचो मेरे को प्रॉप्स मिल गई मैं प्रॉप्स को चेंज कर दूँ। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते इस प्रॉप्स को यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर अगर आप स्टेट यूज करते तो आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। वो कैसे, वो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ये मैंने पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक चीज़ और डाल देता हूँ यहाँ पे, एक के हम बटन लगा देते हैं, नॉर्मल सा बटन लगा दिया मैंने। बटन में डाल दिया CLIC की क्लिक हेयर, और बटन के ऊपर ही मैंने एक BR टैग लगा देता हूँ यहाँ पे, और BR टैग के बाद एक HR टैग लगा देते हैं ताकि हमारी लाइन है हमें पता चलता रहे। और इसके अंदर मैंने एक P टैग डाल दिया, माई अपडेटेड वैल्यू इज 0। अब यहाँ हम यूज करेंगे स्टेट का। बेसिकली क्या होगा, देखो आप देखोगे यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कंसोल को। यहाँ मेरा BR आ गया, HR लाइन आ गई। अब यहाँ मेरा टेक्स्ट आ गया, माई अपडेटेड वैल्यू इज़ 0। मुझे क्या करना है कि भी जब भी मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँ तो मेरी ये वैल्यू ना चेंज होनी चाहिए, जितनी बार भी मैं क्लिक करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, जितनी भी बार। तो हम ये यूज करते हैं यहाँ पे। अब जो 0 है, पहले तो हमारी ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, डायनेमिक होगी। और ये वैल्यू डायनेमिक हमारी कहाँ से आएगी, हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ना सबसे पहले तो हम यूज करेंगे हुक्स, जितने भी अपनी रिएक्ट साइट में करेंगे हुक्स बेसिकली क्या है कि आपका 16.8 जो वर्जन था रिएक्ट का, उसके बाद से इंट्रोड्यूस हुआ है, और अभी तो हम 18.2 यूज कर रहे हैं। कहाँ ना हमारा यहाँ पे package.json था, कहाँ गया, ये रहा, 18.2 यूज कर रहे हैं हम। तो हमें अब लेटेस्ट ही फंक्शन यूज करने चाहिए, ना कि पुराने। तो मैं लेटेस्ट यूज करता हूँ यहाँ पे हुक्स का। तो हुक्स में हमारा ना स्टेट के लिए आता है यूज स्टेट। कॉन्स्ट किया मैंने, कॉन्स्ट के अंदर मैंने डी स्ट्रक्चर कर दिया क्या, एक तो मेरी यहाँ पे वैल्यू करा रहा हूँ मैं नंबर्स,
NUMB ये नंबर, और एक इसका सेट नंबर और यूज स्टेट, ये हमारा कैमल केस होता है ऐसे। और ये जो यूज स्टेट आप यूज करते हो ना रिएक्ट का, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट कराना जरूर मैंडेटरी है यहाँ पे। तो ये चेक करना है कि इंपोर्ट है या नहीं है, वरना ये काम नहीं करेगा। अब इसके अंदर ना हमेशा दो वैल्यूज़ आती है हमारी, एक आपकी नंबर्स आ गया और दूसरी मैंने सेट नंबर्स ले ली। दो वैल्यू क्यों? क्योंकि जो कि हमारी जो पहली वैल्यू है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो, अगर मैंने यहाँ पे 0 डिफ़ाइन कर दी तो 0 रहेगी। मैंने सेव किया और मैंने जो नंबर्स है, नंबर्स को मैं कॉल करा लेता हूँ 0 की जगह। कॉल कराने का तरीका हमारा ये है, ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स, इसमें मैंने कॉल करा लिया, कोड फॉर्मेट किया, सेव किया, देखो 0 आ रही है। चलो हम 0 को एक बार चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ हमारी 0 है, मैं 0 की जगह यहाँ पे 5 कर देता हूँ। सेव किया तो देखो हमारी वैल्यू 5 आ गई, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 आ गई। अब मुझे इस 5 वैल्यू को चेंज करना है। अब चेंज कैसे होगा? जो ये हमारा सेट नंबर है, सेट नंबर के थ्रू मैं नंबर की वैल्यू चेंज करूँगा, और जैसे ही नंबर की वैल्यू चेंज होएगी तो मेरा यूज स्टेट ट्रिगर होगा, और जब भी मेरा स्टेट अपडेट होगा मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, और जब मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो वो देखेगा नंबर्स की वैल्यू उसको क्या मिली है, तो वो नंबर्स की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर देगा। अब ये अपडेट कब होगी? जब मैं क्लिक करूँगा। अब क्लिक कब करूँगा? जब मैं किसके ऊपर कोई फंक्शन लिखूँगा और उस फंक्शन के अंदर मैं सेट नंबर यूज करूँगा। चलो वो देखते हैं हम। ऑन बटन, बटन पे हमारा एक फंक्शन होता है यहाँ पे ऑन क्लिक, ये भी हमारा कैमल केस आता है। स्टार्टिंग में आपका स्मॉल रहता है ON, और क्लिक का आपका C बड़ा रहता है। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन भी कॉल कर सकते हो और आप इनलाइन फंक्शन भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ, हैंडल क्लिक। ये जो हैंडल क्लिक है ये मेरा कब कॉल हो? फैट एरो के अंदर इसको मैं कॉल कर दूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ। अब ये मेरा फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट, ये गया मेरा फैट एरो फंक्शंस, और जब भी इस पर क्लिक हो तो क्या हो, पहले मैंने एक स्टोर बना दूँ। सेंटर क्या भी अपडेट नम, अच्छा कैप्स दब गया था। अपडेट नंबर मेरा क्या है कि जो मेरी नंबर्स की वैल्यू है, ठीक है, उसमें +1 हो जाए, यानी कि मेरी 5 है तो 6 हो जाएगी, उसमें +1 हो जाए बस, ठीक है, अपडेट होगी। अब मेरे को सेट नंबर यूज करना है। सेट नंबर, इसमें क्या जाएगी मेरी? कॉल करना है अपडेटेड वैल्यू। अपडेटेड वैल्यू क्या है? जो मैंने यहाँ पे स्टोर करा ली, ये वाली, इसको मैंने सेव किया। अब हम देखते हैं, मेरी 5 आ गई, मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ, देखता हूँ एरर आएगा या मेरी वैल्यूज़ चेंज होएगी। वैल्यू मेरी देखो चेंज हो गई है। अब जितनी बार क्लिक करोगे आपकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पे ये मेरी स्टेट है, मैं अपनी स्टेट को अपडेट करा रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे हम स्टेट यूज करते हैं। यहाँ पे यूज स्टेट के थ्रू नंबर्स यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे, फिर उस नंबर्स को यूज करेंगे जहाँ भी होगी, और जैसे आपने अपडेट करना है किसी ट्रिगर पे, एलिमेंट के क्लिक पे, माउस ओवर पे, जो भी आपका इवेंट्स होगा उसके अंदर सेट नंबर के अंदर अपडेटेड वैल्यू जाएगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक वेरिएबल ही असाइन कराना हो। ये लो, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने सेव करा दिया, ये देखो ये चेंज हो रही है। अब इसमें ना एक चीज़ और है, देखो मेरी ना यहाँ पे 3 लाइन का कोड है। अगर मेरी कोई सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं उसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ फैट एरो की मदद से। ये मेरा गया यहाँ पर, ये देखो
ये भी आपको आना चाहिए कि भी मान लो आपने चेक करना है कि भी कोड हमारा लिखा हुआ है, हमारा कोड अच्छा हो और उसको हमें कम लाइनों में कैसे लिखें। तो ये भी आपका चल रहा है। पेज को रीलोड किया मैंने, वापस से 5 आ जाएगा, 5 आ गया। कंसोल में कोई एरर नहीं है मेरी। क्लिक हेयर किया मैंने, वैल्यू मेरी अपडेट हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। अब सेम चीज़ मैं ना ये चीज़ें यहाँ से ना लगा के इनलाइन फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे कि भी अगर मेरा छोटा सा फंक्शन है तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहीं पर ही कॉल कर दिया, बस ख़त्म। अब देखो चल रही मेरी ऐप। सेम चीज़ मैंने क्या किया, ये तो मेरा क्लिक हेयर हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वैल्यू करता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस और एक वैल्यू हम डाल देते हैं माइनस की, माइनस प्लस हमारा हो गया इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। एक में मैं प्लस कर रहा हूँ और एक में मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस। तो देखो सेम आपका बन गया। यहाँ पे इंक्रीज करोगे आपका इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करोगे डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर मेरे को यहाँ पे एक रीसेट का बटन लगाना हो तो कि भी मैं इंक्रीज करता 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 यहाँ तक चला गया, मुझे क्या करना है, इसको ना रीसेट करना है यहाँ पे कि मैं एक बटन और हो क्लिक और मेरा पूरा रीसेट हो जाए नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर था। तो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल है, इसको मैंने कर दिया रीसेट। रीसेट में क्या करूँगा मैं, सिंपल क्या करना है, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 थी तो मैंने 5 सेट कर दूँगा। यहाँ पे पेज को मैंने रीलोड किया, आपने इंक्रीज किया, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब मैं रीसेट करता हूँ, रीसेट किया मैंने, वापस मेरी वैल्यू 5 हो गई। ये है आपका फंक्शन। यहाँ पे सॉरी स्टेट का काम होना, डिक्रीज किया रीसेट हुआ। ये चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं प्रोप्स एंड स्टेट। अगर ये आपको क्लियर होगी तो आप आगे चल सकते हो, आगे आप बना सकते हो, कंपोनेंट्स भी कॉल भी कर सकते हो। अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न रह गई तो आगे ना चल के आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती है, क्योंकि सारा चीज़ हमारा, सारी जो भी हमारी फंक्शनैलिटी हैं या डेटा वगैरह हैं वो रिएक्ट और स्टेट के थ्रू ही हमारी पास होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी, एक मिनट, ये सारी चीज़ें हैं। अब नाउ नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट हो गया, प्रॉप्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक आधा कंपोनेंट्स और बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि कंपोनेंट्स है, मैं गया कंटेनर के अंदर। अब कंपोनेंट है मेरा यहाँ पे, कंपोनेंट के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फोल्डर हेडर के अंदर मैंने एक कंपोनेंट और बना लिया, फूटर। मैंने क्या किया, हेडर के अंदर मैं एक इंडेक्स फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स, और एक मेरा फूटर के अंदर इंडेक्स फाइल, index.jx। अब जो हेडर है, हेडर के अंदर मैंने किया इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट से किया कॉन्स्ट बना लिया मैंने, हेडर कंपोनेंट्स के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे मैंने रिटर्न करा लेता हूँ। रिटर्न के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना एक हेडर है, HADR हेडर के अंदर जो भी आपका कॉल होगा वो सारा डेटा आ जाएगा। हेलो आई एम हेडर, ये मेरा हेडर हो गया। और इसको मैंने सेम क्या किया, एक्सपोर्ट करा लिया डिफ़ॉल्ट में, ये वाला सेम चीज़। अब सेम चीज़ मैं एक बार फूटर में बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल मैंने कॉपी पेस्ट कोड किया है यहाँ पे, और हेडर की जगह मैं फूटर चेंज कर लेता हूँ, फूटर कंपोनेंट्स हेलो आई एम फूटर।
ठीक है, फूटर हमारा यहाँ पे ये आ गया है। अब जो हमारा होम पेज है, देखो ये होम पेज आया था ना हमारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ हेडर एंड फूटर को। हेडर कंपोनेंट्स, होम के अंदर गया मैं यहाँ पे, और इसके बाद मैंने क्या किया, इम्पोर्ट्स फ्रॉम, किसके अंदर है, कंपोनेंट्स के अंदर है मेरा, ये कंपोनेंट्स के अंदर हेडर मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक मेरा फूटर है, मैं फूटर को ले लेता हूँ यहाँ पे फूटर के अंदर इम्पोर्ट्स फूटर फ्रॉम में मैंने क्या किया, सेम वही चीज़ कंपोनेंट के अंदर जाके और मैं ये फूटर ले लिया यहाँ से। अब हम पहले हेडर को करते हैं यहाँ पे, कहाँ पर, यहाँ पर कॉल करा लेते हैं हेडर को, सिंपल। और फूटर मेरा कहाँ गया, ये रहा, फूटर मैंने कॉल करा लिया यहाँ पे, ये नीचे। मेरा ये फूटर कॉल हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं चेक करूँगा, देखो मेरा हेलो आई एम फूटर भी आ गया, हेलो आई एम हेडर भी आ गया। तो यहाँ पे आप HTML वगैरह लगा के, CSS लगा के कर सकते हो ऐसे। तो जैसे हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप बना ली विद द CLI से, और हमने कंपोनेंट बना लिए, कंपोनेंट को हमने डायनेमिक तरीके से रेंडर करा लिया। डेटा हमारा जैसा होगा उसके बेस पे हमारा ये H2 कंपोनेंट रेंडर रहेगा। और हमने इसके थ्रू प्रॉप्स देख लिया पास करा के, और यहाँ पे हमारी स्टेट अपडेट हो रही है। स्टेट को हमने चेंज करके देख लिया, इंक्रीज से, डिक्रीज से और रीसेट से। और एक हेडर फुटर हमने कंपोनेंट भी बना लिया है। तो आप बस इतना ही देखिए पहले, इतना अगर क्लियर होता है फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ें।